हाँ भाई देखिए, कल अपन ने आर्य सभ्यता पढ़ी थी। आज देखिए भाई गणेश्वर सभ्यता। कौन सभ्यता भाई? गणेश्वर सभ्यता। तो आप लोग मुझे बताइए भाई, ये गणेश्वर सभ्यता ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई? सीकर में। कहाँ पे है भाई? सीकर में है। हाँ अच्छा देखिए भाई, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, अरे भाई ये कौन सी नदी किनारे है बोलो? कांतल नदी किनारे है भाई। कौन नदी किनारे है? कांतल नदी के किनारे है। और ध्यान दीजिए भाई, इस कांतल नदी का उद्गम कहां से होता है भाई बताइए? अरे कांतल नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? इसका उद्गम होता है भाई खंडेला की पहाड़ी से। कहां से होता है भाई? खंडेला की पहाड़ी से होता है। खंडेला की पहाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई? सीकर में है। हाँ और ध्यान दीजिए भाई, इस खंडेला का क्या प्रसिद्ध है बोलो? गोटा प्रसिद्ध है। अरे भाई क्या प्रसिद्ध है? गोटा प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिए भाई, इस गोटा के प्रकार, अरे गोटा के प्रकार क्या होते हैं बोलो? लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी। अरे लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी क्या है भाई? ये गोटे के प्रकार है भाई। किसके प्रकार है बोलो? ये गोटे के प्रकार है, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी। अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए, अरे इस गणेश्वर सभ्यता की खोज बोलो भाई किसने की थी? खोज बोलो भाई किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की। कब की भाई? 1972 में। अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दो, अरे इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी कहते हैं। बोलो भाई क्या कहते हैं? ताम्र जननी कहते हैं। अरे ताम्र जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। जबकि मैंने आपको बताया था कि ताम्र नगरी और ताम्रवर्ती कौन सभ्यता को कहते हैं भाई? आर्य सभ्यता को कहते हैं। कौन सभ्यता को कहते हैं? आर्य सभ्यता को। और ताम्र जननी किसको कहते हैं बोलो? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। हाँ अब इसके बाद में देखिए भाई आगे क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए भाई, इस ये जो गणेश्वर सभ्यता है भाई, इस गणेश्वर सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे हुआ भाई? पत्थरों से हुआ। अरे इस सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे हुआ बोलिए एक बार? पत्थरों से हुआ। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दो, इस गणेश्वर सभ्यता में क्या क्या मिला? तो ध्यान दीजिए भाई, आप लोग आंसर दोगे कि थाली, थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, और क्या मिला भाई बोलिए एक बार? बाणागर। क्या मिला भाई? बाणागर मिला। अब सुनो, इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा मिला, तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि ध्यान दो, इस सभ्यता के लोग क्या थे भाई? मांसाहारी। बोलो भाई क्या थे? मांसाहारी थे। और ध्यान दीजिए भाई, बाणागर मिला। अरे क्या मिला बोलो? बाणागर मिला। अरे देखो भाई उधर नीचे दिख नहीं रहा आप लोगों को, ध्यान दो, यहाँ लिख देता हूँ भाई, क्या मिला यहाँ पर? अरे बाणागर मिला। तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि ध्यान दो भाई, अरे इस सभ्यता के लोग शिकारी भी थे। बोलो भाई क्या थे? शिकारी भी थे। बोलो भाई क्या थे? शिकारी थे। कौन सभ्यता के लोग बोलो? गणेश्वर सभ्यता के। एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई, गणेश्वर सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सीकर में। कौन डिस्ट्रिक्ट में है भाई? सीकर में। अच्छा बताओ, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी किनारे है भाई? कांत नदी किनारे है। अच्छा कांत नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी से होता है। अरे खंडेला की पहाड़ियां कहाँ पे है? सीकर में है भाई। अच्छा ध्यान दीजिए, खंडेला का क्या प्रसिद्ध है? गोटा प्रसिद्ध है। और देखो गोटा के प्रकार होते हैं लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी। क्या होते हैं भाई? लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी। ये सब किसके प्रकार होते हैं भाई? गोटे के प्रकार होते हैं। अच्छा फिर सुनो, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और ध्यान दो,
अरे गणेश सभ्यता को ताम्र जननी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भवनों का निर्माण किससे हुआ? पत्थरों से हुआ। और ध्यान दीजिए गणेश सभ्यता में क्या क्या मिला था, आप लोग आंसर देना कि सभ्यता में थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा मिला, बाणागर मिला। अब ध्यान दो भाई, मछली पकड़ने का कांटा मिला तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि सभ्यता के लोग मांसाहारी थे, और बाणागर मिला तो इस बात का प्रमाण मिलता है, या ये समझ लो कि इस सभ्यता के लोग शिकारी भी थे। तो शिकारी भी थे और मांसाहारी भी थे। कौन सभ्यता के लोग? गणेश सभ्यता के। ओके भाई, थैंक यू। आप बिना देखे आंसर दो। देखिए, बोले भाई गणेश सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिक्कर में। कौन सी नदी किनारे है? कांत नदी किनारे है भाई। बताइए भाई, कांत नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी से होता है। खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? सिक्कर में है। खंडेला क्या प्रसिद्ध है भाई? गोटा प्रसिद्ध है। अच्छा, गोटा के प्रकार क्या क्या होते हैं बोलो भाई? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। अच्छा, फिर देखिए भाई, गणेश सभ्यता की खोज किसने की थी बोलो? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब की थी भाई? 1972 में। फिर देखिए भाई, गणेश सभ्यता को ताम्र जननी भी कहा जाता है। और इस सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे हुआ था? पत्थरों से हुआ था। और इस सभ्यता में थाली, कटोरा, गिलास, चम्मच, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का क्या मिला भाई? कांटा मिला। अब देखिए भाई, इस सभ्यता के लोग क्या थे? शिकारी थे। और क्या थे? मांसाहारी भी थे भाई। ठीक है भाई, बाण मछली पकड़ने का कांटा मिला तो इस बात का पता लगता है कि भाई सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। और बाणागर मिला तो वो शिकार करने का काम आता था, तो इस सभ्यता के लोग शिकारी भी थे। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए आगे, बेराट सभ्यता। कौन सभ्यता भाई? बेराट सभ्यता। बताइए भाई, बेराट सभ्यता कौन जिले में है? जयपुर में। कौन जिले में है भाई? जयपुर जिले में है। अरे ध्यान दीजिए भाई, बेराट सभ्यता, पहली बात तो ये बताइए आप लोग, कौन सी नदी किनारे है भाई बेराट सभ्यता? बाण गंगा। कौन सी नदी भाई? बाण गंगा नदी के किनारे है। और ध्यान दीजिए भाई, बाण गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? अरे इसका उद्गम कहां से होता है बताइए भाई? बेराट की पहाड़ी से होता है। बोलो भाई, कहां से होता है? बेराट की पहाड़ी से होता है। अरे ध्यान दो भाई, बेराट की पहाड़ी को ही देखो भाई बीजक की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बीजक की पहाड़ी। और इसे क्या कहते हैं बोलो? भौमली की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी भाई? भौमली की पहाड़ी। हाँ, अच्छा देखिए भाई, इसे कहते एक तरह से, ध्यान दो भाई, गणेश जी की डोंगरी। और इसे कहते हैं भाई भीम जी की डोंगरी। भीम जी की डोंगरी। अच्छा ध्यान दो भाई, ये सब कहां है बोलो भाई? जयपुर में ही पहाड़ियां। अब मेरी बात सुनो, मैं इसलिए लिखवाया हुई है कि ध्यान दो भाई, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बेराट की पहाड़ी से होता है। बेराट की पहाड़ी ऑप्शन में नहीं आया तो बीजक कर देना, बीजक नहीं आया तो भौमली कर देना, भौमली भी नहीं आया तो गणेश जी डोंगरी कर देना, गणेश जी भी नहीं आया तो भीम जी डोंगरी कर देना। अब सुनो, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि गणेश जी की डोंगरी और भीम जी की डोंगरी में कौन सी सभ्यता है? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? बेराट सभ्यता है। कौन सभ्यता है भाई? बेराट सभ्यता। ये आंसर देके आना। आपको आएगा क्वेश्चन है गणेश जी की डोंगरी और भीम जी की डोंगरी में कौन सी सभ्यता निवास करती है, तो क्या आंसर दोगे आप लोग? बेराट सभ्यता। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो आगे क्या होता है भाई। देखिए, बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? बताओ। खोज प्रारंभ में, अरे प्रारंभ में किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने की भाई। हाँ भाई, प्रारंभ में इसकी खोज किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने की। और देखिए भाई, बाद में किसने की बोलो? बाद में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ
दीक्षित ने की। तो ध्यान दीजिए भाई, बेराट सभ्यता की खोज प्रारंभ में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। बाद में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की थी भाई। ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई, चित्र समझो। देखो नहीं दिख रहा है इधर से, चलो एक बार यहाँ पे देखो। बताओ भाई, बेराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर जिले में। कौन सी नदी किनारे है? बाणगंगा नदी किनारे है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, बाणगंगा नदी को अपन अर्जुन की गंगा भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। अरे अर्जुन ने बाण चलाया, वहां से नदी निकल गई, इसलिए अर्जुन की गंगा कहते हैं। इसकी जानकारी महाभारत में मिलती है। किसमें मिलती है बोलो? महाभारत में मिलती है। समझ गए ना? और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर किस, ठीक है भाई, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। तो अर्जुन की गंगा, अर्जुन ने बाण चलाया, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। और इस बाण का नदी का एक नाम और ताला। क्या नाम है भाई? ताला नदी भी है इसका नाम। तो दोबारा देखिए, विराट सभ्यता जयपुर में है और इसको बाणगंगा नदी के, ये सॉरी, विराट सभ्यता बाणगंगा नदी किनारे है, इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं और ताला नदी भी कहा जाता है। और देखिए भाई, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? विराट की पहाड़ी से होता है। विराट की पहाड़ी को अपन क्या बोलते हैं? विजय की पहाड़ी, बमरी की पहाड़ी, गणेश जी डूंगरी, भीम जी की डूंगरी। कहाँ पे है सब? जयपुर में है। और इन्हीं पहाड़ियों में कोई सी पहाड़ी का नाम पूछ ले, कौन सभ्यता है, तो क्या आंसर दे देना? बेराट सभ्यता है भाई। अच्छा, फिर देखिए, इस सभ्यता की प्रारंभ में खोज किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने। किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है ना भाई? हाँ, 1936-37 में। कब की थी भाई? 1936-37 में। और बाद में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की थी भाई। ठीक है भाई। हाँ, इन्होंने बाद में की थी 1962-63 के आसपास। अच्छा, अब देखो एक बार दोबारा आंसर दो। बताओ भाई, बेराट सभ्यता कौन जिले में है? जयपुर में। कौन सी नदी किनारे है? बाणगंगा नदी किनारे है। बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? और अर्जुन की गंगा, और क्या कहते हैं? ताला नदी भी कहते हैं। अच्छा बताइए भाई, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? विराट की पहाड़ी से होता है। विराट की पहाड़ी। अच्छा देखो भाई, ध्यान दो, यहाँ पर भौमली की पहाड़ी भी है, गणेश जी की डूंगरी भी कहते हैं इन्हीं पहाड़ियों को। कहाँ पर है ये? जयपुर में है। इस सभ्यता की खोज प्रारंभ में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। बाद में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की भाई। ओके भाई। ठीक है ना भाई? हाँ, अब देखिए भाई, ध्यान दो, आगे क्या होता है देखो। देखिए भाई, इस बेराट सभ्यता से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। अरे बेराट सभ्यता से कौन से धर्म की जानकारी मिलती है भाई? बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है भाई। ठीक है। अब बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है तो देखो भाई, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीजें मिली होगी, जब भी तो इसको, इससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। तो ध्यान दीजिए भाई, देखो भाई कौन कौन चीजें मिली, तो ध्यान दो। बौद्ध विहार है, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध मठ है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है भाई। बौद्ध विहार, बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ। कहां पर मिला भाई? यहां पर ही मिला। कहां पर बोलो? बेराट सभ्यता में। कहां पर मिला भाई? बेराट सभ्यता में मिला भाई प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो। अरे ये जो बेराट सभ्यता है भाई, कौन सभ्यता बोलो? बेराट सभ्यता। देखिए भाई, ये लोहयुगीन सभ्यता है भाई। कौन सी युगीन सभ्यता है? ये लोहयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर देखिए भाई, ध्यान दो, ये जो बेराट सभ्यता है, कौन सभ्यता भाई? बेराट सभ्यता में और क्या क्या मिले, तो देखिए भाई, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो भाई, आहत,
पंचमार्क, यूनानी, पिंडारी, होण, मुद्राएं मिली। है भाई। चलो एक बार या तो दोबारा देखो, बोलो बेराट सभ्यता कहाँ पर है भाई? जयपुर में। बताइए भाई, इससे बौद्ध धर्म की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और ध्यान दो भाई, यहाँ पर बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ मिला। और ध्यान दो, ये बेराट सभ्यता लोहीगीन सभ्यता थी। और बेराट सभ्यता में देखिए भाई, आहत, पंचमार्ग, यूनानी, पिंडारी, होण मुद्राएं मिली। ठीक है भाई, ओके। चलो एक बार दोबारा देखो, बोलो बेराट सभ्यता में से कौन धर्म की जानकारी मिलती है भाई? बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ मिला। अच्छा देखो भाई, ये लोहीगीन सभ्यता है। और ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आहत, पंचमार्ग, यूनानी, पिंडारी, होण मुद्राएं मिली। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए भाई, अरे इस बेराट सभ्यता में देखो भाई, ध्यान दो, कलिंग युद्ध के बाद कौन से विवाद है? कलिंग उड़ीसा में है, 261 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो ध्यान दो, कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान कहां पर आया? बोलो भाई, बेराट में आया। अरे कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान कहां पर आया? बोलो, बेराट में आया। अरे भाई कहां पर आया? बेराट में आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान बेराट में आया। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दीजिए, इस बेराट में चंद्रगुप्त मौर्य का भी क्या रहा? बोलो भाई, शासन रहा। अरे चंद्रगुप्त मौर्य का भी क्या रहा? बोलो, यहाँ पर शासन रहा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ पर रहा? क्या आंसर दोगे आप लोग? बेराट में रहा। कहाँ पर रहा भाई? बेराट में रहा। ओके। हाँ अब देखो भाई आगे क्या होता है। इस बेराट में ध्यान दो भाई, अशोक स्तंभ या भाब्रू शिलालेख मिला। बोलो भाई क्या मिला? यहाँ पर अशोक स्तंभ या भाब्रू शिलालेख मिला। और ध्यान दो भाई, देखिए अशोक स्तंभ भाब्रू नामक पहाड़ी पर मिला था, इसलिए इसको भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। और ध्यान दो, इस भाब्रू शिलालेख को भारत का शिलालेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, भारत का शिलालेख भी कहा जाता है। तो अशोक स्तंभ या भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला? बेराट में मिला। कहाँ मिला? बेराट में मिला। समझ गए ना भाई? अब देखो भाई, इस भाब्रू शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने कोलकाता संग्रहालय में, कैप्टन बर्ट ने कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया। बोलो भाई, कहाँ सुरक्षित रखवाया इसको? कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया। तो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है भाब्रू शिलालेख? कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। तो एक बार दोबारा देखो आप लोग, बोलो बेराट सभ्यता कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। अच्छा कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान कहाँ पर आया? बेराट में आया भाई। कलिंग उड़ीसा में है। कलिंग का 261 ईस्वी में हुआ था। अच्छा फिर देखो भाई, बेराट सभ्यता में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रहा था? बोलो, शासन रहा था। और देखिए भाई, बेराट में अशोक स्तंभ या भाब्रू शिलालेख है। और इस भाब्रू शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने कहाँ सुरक्षित रखवाया? कोलकाता संग्रहालय में रखवाया। और ये भाब्रू शिलालेख को भारत का शिलालेख भी कहा जाता है। ओके ओके। चलो भाई, तो बेराट सभ्यता कहाँ पे है भाई? जयपुर में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान कहाँ पर आया? बेराट में आया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ रहा? बोलो भाई, बेराट में रहा। अच्छा अशोक स्तंभ में भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला? बेराट में मिला। कैप्टन बर्ट ने इसे कहाँ रखवाया? कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया। ठीक है भाई, तो ये थी बेराट सभ्यता। अब देखिए अपन पढ़ेंगे, अब कुछ देखिए भी छोटी मोटी और भी सभ्यताएं, उनके बारे में भी देखो, पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए भाई, गिलुंड कहाँ है भाई? जब राजसमंद में। गिलुंड कहाँ है? बोलो, राजसमंद में। ठीक है ना भाई? चीथवाड़ी कहाँ है भाई? जयपुर।
जोधपुरा कहाँ है? जयपुर। विराट मैंने भी बताया था, बोलो कहाँ पड़ती? जयपुर। भगवानपुरा कहाँ है? बोलो उदयपुर। बालाथल कहाँ है भाई? उदयपुर। बालाथल कहाँ है भाई? उदयपुर में है। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तरखान वाला कहाँ है भाई? गंगानगर में। कहाँ है भाई? गंगानगर में। एक बार दोबारा देखो भाई, बोलो गिलोड। गिलोड कहाँ है भाई? राजसमंद में। चितवाड़ी कहाँ है? बोलो जयपुर में। जोधपुरा कहाँ है भाई? जयपुर में। बेराट कहाँ है? जयपुर में। भगवानपुरा कहाँ है? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तरखान वाला कहाँ है? गंगानगर में। कहाँ है भाई तरखान वाला? गंगानगर में। और देखिए चक 84, ये भी कहाँ है भाई? गंगा नगर। चक 84 कहाँ है भाई? गंगानगर में। चलो एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई गिलोड कहाँ पे है? राजसमंद में। चितवाड़ी जयपुर। जोधपुरा जयपुर। विराट जयपुर। भगवानपुरा उदयपुर। बालाथल उदयपुर। रंगमहल हनुमानगढ़। तरखान वाला गंगानगर। चक 84 गंगा नगर। ठीक है भाई। अब देखो, बागोर। बागोर कहाँ है भाई? भीलवाड़ा में। ये राजस्थान का, ये है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम स्थल है भाई। हाँ, कोठेरी नदी किनारे। कौन से काल का स्थान है भाई? ये पाषाण काल का है भाई। कौन से काल का स्थान है? ये पाषाण काल का स्थान है। तो एक बार दोबारा देखिए भाई, बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम स्थल है, कोठेरी नदी किनारे है। और ये कौन सी काल का है? तो आप लोग आंसर देना, पाषाण काल का है। कौन सी काल का है भाई? ये पाषाण काल का है। अच्छा, फिर देखिए भाई, ध्यान दो, देखिए भाई, बयाना कहाँ है भाई? बयाना कहाँ है भाई? भरतपुर में है। अच्छा देखिए भाई, ये बयाना है, ये गुप्त काल का स्थान है भाई। कौन से काल का स्थान है भाई? ये गुप्त काल का स्थान है। हाँ, तो ध्यान दीजिए भाई, ये गुप्त काल का स्थान है। और दूसरी बात क्या है भाई? देखिए, इस बयाना में नील का क्या मिला भाई? पौधा मिला। तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर नील की खेती होती थी भाई। किसकी खेती होती थी भाई? नील की खेती होती थी। कहाँ पर भाई? बयाना में। बयाना कहाँ है? बोलो भरतपुर में। एक बार दोबारा देखो, बागोर भीलवाड़ा में है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम स्थल है, कोठारी नदी किनारे है। और ये कौन से काल का है भाई? पाषाण काल का स्थान है। बयाना भरतपुर में, ये गुप्त काल का स्थान है। और यहाँ पर नील का क्या मिला भाई? पौधा मिला। किसका पौधा मिला भाई? नील का। तो एक बार दोबारा देखो, बागोर कहाँ है भाई? भीलवाड़ा में। ये राजस्थान का क्या है भाई? सबसे प्राचीनतम स्थल माना जाता है। कौन सी नदी किनारे है भाई? कोठेरी नदी किनारे। कौन से काल का है? ये पाषाण काल का। बयाना कहाँ है? बोलो भरतपुर में। कौन से काल का है भाई? उस ध्यान दो भाई, गुप्त काल का स्थान है। यहाँ पर नील की क्या होती थी भाई? खेती होती थी भाई। अब देखिए भाई, नदी की घाटी चित्तौड़। नगरी चित्तौड़। लेकिन नगर कहाँ है भाई? टोंक। नगर कहाँ है भाई? टोंक। अच्छा बोलो भाई, रेड। रेड रेड, अरे रेड कहाँ है? बोलो टोंक में। रेड कहाँ है? टोंक में।
अच्छा इस रेड में ध्यान दो भाई, ढेर सारे सिक्के मिले। बोलो भाई क्या मिले? सिक्के मिले भाई। हाँ, इसलिए ध्यान दो भाई, ढेर सारे सिक्के मिले, इसलिए इस रेड को राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। बोलो भाई राजस्थान का क्या कहते हैं? इसको टाटा नगर कहते हैं। किसको भाई? रेड को। रेड में ढेर सारे सिक्के मिले, इसलिए इसको राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भाई आगे, इस बार तक देखो तो बताइए भाई, नदी की घाटी कहाँ है भाई? चित्तौड़। नगरी कहाँ है? चित्तौड़। नगर कहाँ है? टोंक। रेड कहाँ है? टोंक। रेड में ढेर सारे क्या मिले भाई? सिक्के मिले, इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? टाटा नगर कहा जाता है। देखिए भाई सुनारी। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में है। ध्यान दो भाई, सुनारी में क्या मिला भाई? लोहा गलाने की क्या मिली भाई? यहाँ पर भट्टियां मिली। हाँ, अच्छा बताइए भाई, गरदड़ा। अरे गरदड़ा कहाँ है भाई? बूंदी में। कुराड़ा। कुराड़ा कहाँ है भाई? नागौर में। कुराड़ा कहाँ है भाई? नागौर में। ठीक है ना भाई? हाँ, चलो एक बार दोबारा देखो भाई, सुनारी कहाँ है? बोलो झुंझुनू में। यहाँ पर लोहा गलाने की क्या मिली भाई? भट्टियां मिली। गरदड़ा कहाँ है? बूंदी में। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में। कुराड़ा कहाँ है भाई? नागौर। ठीक है भाई, ओके। चले तो ये थी भाई अपनी सभ्यताएं। ठीक है भाई, अब अपन देखिए भाई नए चैप्टर चालू करेंगे आज बिल्कुल फ्रेश। 1857 की क्रांति। क्या चालू करेंगे भाई? 1857 की क्रांति। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो ये वाला टॉपिक किस टाइम कंप्लीट हो जाएगा? 1 घंटे में। कल होगा तो इसको कल से स्टार्ट कर दो बिल्कुल। हाँ, तो फिर आज के चालू करें? आज के टाइम की होगी क्लास? आधा घंटा। 1857 की क्रांति है कि बना देते हैं? चलो तो फिर ठीक है, चलो फिर ऐसे करते हैं, मैं कोई दूसरा चैप्टर ले लेता हूँ। हाँ, ऐसा चला लो जो अभी कंप्लीट हो जाए। चलिए भाई, देखिए भाई ध्यान दो थोड़ा सा। देखिए भाई एक छोटा सा चैप्टर एक और है आपके, 1857 क्रांति कल पढ़ेंगे भाई। गुर्जर प्रतिहार। क्या चीज भाई? गुर्जर प्रतिहार। ये भी देख लो भाई, इसमें से भी कोई क्वेश्चन उठ ही जाता है। तो देखिए भाई ध्यान दो, देखिए भाई यहाँ पर आ रहा है राजस्थान है। राजस्थान में ध्यान दो भाई, एक जिला है जालोर। कौन जिला है भाई? जालोर। अरे जालोर में कौन थे भाई? प्रतिहार। बोलो भाई कौन थे? प्रतिहार। और ध्यान दीजिए भाई इधर कन्नौज की तरफ, कन्नौज यूपी में, कन्नौज की तरफ ध्यान दो भाई, कौन थे? पाल। कौन थे? बोलो भाई पाल थे। और देखिए भाई इधर महाराष्ट्र की तरफ कौन थे? राष्ट्रकूट। बोलो भाई कौन थे? राष्ट्रकूट थे। अरे भाई कौन थे? राष्ट्रकूट थे। ठीक है भाई, अब सुनो देखो, बताइए भाई इस राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था भाई? अरे राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था भाई? दंती दुर्ग। कौन था भाई? दंती दुर्ग था। और देखिए भाई पाल वंश का संस्थापक कौन था? बोलो भाई गोपाल पाल। अरे कौन था? बोलो गोपाल पाल था। अच्छा फिर देखिए भाई ध्यान दो, अरे प्रतिहार, देखिए भाई पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल था, राष्ट्रकूटों का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था भाई? दंती दुर्ग था। और देखिए भाई इस प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। बोलो भाई कौन था? हरिश्चंद्र था। अरे भाई कौन था? हरिश्चंद्र था। तो देखिए प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की भाई? बोलो हरिश्चंद्र ने। किसने की भाई?
हरिश्चंद्र ने की भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, प्रतिहार वंश की स्थापना तो हरिश्चंद्र ने कर दी, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा चलो पहले उससे पहले देखो, प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, और हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी किसको बनाई, बताओ भाई। अपनी राजधानी बनाई, देखिए भाई मंडोर को, बोलो भाई किसको बनाई, मंडोर को बनाई। और ये मंडोर कहाँ है, जोधपुर में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, अरे प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की और इसने मंडोर को राजधानी बनाई। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कि प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो फिर आंसर क्या आएगा भाई, मंडोर। जब प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की तो उसी ने जो बनाई राजधानी वो सबसे पुरानी होगी। तो सबसे यानी प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी भाई, मंडोर। मंडोर का है जोधपुर, जो किसने बनाई थी बोलो, हरिश्चंद्र ने बनाई थी भाई। अच्छा अब देखिए आगे क्या होता है, तो ध्यान दो, प्रतिहार वंश की स्थापना तो हरिश्चंद्र ने की, लेकिन एग्जाम में पूछे प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना किसने की, बोलो प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आंसर आएगा नागभट्ट प्रथम ने की। किसने की भाई, नागभट्ट प्रथम ने की। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट कौन से वंश का था, तो क्या आंसर आएगा, प्रतिहार वंश का था। अरे भाई कौन से वंश का था, प्रतिहार वंश का। अब देखिए, तो प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना तो किसने की भाई, नागभट्ट प्रथम ने की। अच्छा और ध्यान दो भाई, अरबी आक्रमणकारियों का सफलतम मुकाबला, अरबी आक्रमणकारियों का सफलतम मुकाबला किसने किया, तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा। अरे ध्यान दो भाई, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, अरबी आक्रमण, अरबी आक्रमणकारियों का सफलतम मुकाबला किसने किया, तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा, बोलो भाई नागभट्ट प्रथम ने किया। अरे अरबी आक्रमणकारियों का सफलतम मुकाबला किसने किया, बोलो भाई नागभट्ट प्रथम ने किया। ठीक है भाई, और ध्यान दीजिए भाई, देखिए भाई इस नागभट्ट प्रथम ने, किसने भाई, नागभट्ट प्रथम ने अपने नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी, बोलो भाई किसको बनाई, भीनमाल को। किसको बनाई भाई, भीनमाल को बनाए। भीनमाल कहाँ है, बोलो भाई जालोर में। अरे भीनमाल कहाँ है, जालोर में है। और ध्यान दो भाई, इस भीनमाल जालोर को राजधानी किसने बनाई, तो नागभट्ट प्रथम ने बनाई। और अरबी आक्रमणकारियों का सफलतम मुकाबला भी किसने किया, तो भी क्या आंसर आएगा भाई, नागभट्ट प्रथम ने ही किया। पूरा समझाऊंगा एक बार, पूरा बोर्ड पे ध्यान दो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे प्रतिहार वंश का एक व्यक्ति था, उसका नाम था, देखिए भाई क्या नाम था, बोलो भाई वत्सराज। क्या नाम था, बोलो वत्सराज है, ये प्रतिहार वंश का ही था। तो इस वत्सराज ने सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण किया भाई, इस कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया, पालों के ऊपर आक्रमण किया, कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है भाई, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि कन्नौज पर सबसे पहले कौन से प्रतिहार नरेश ने आक्रमण किया, तो क्या आंसर आएगा, बोलो वत्सराज ने किया। किसने किया, वत्सराज ने किया। जबकि ध्यान तो कन्नौज पर अंतिम बार आक्रमण किसने किया, तो फिर आप लोग आंसर देना नागभट्ट, सॉरी अंतिम बार आक्रमण किसने किया, मिहिर भोज ने किया। अरे भाई अंतिम बार आक्रमण किसने किया, बोलो अंतिम बार आक्रमण देखिए भाई मिहिर भोज ने किया भाई। ठीक है भाई, हाँ चलो तो देखिए भाई ध्यान दो, कन्नौज पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो क्या आंसर आएगा, बोलो वत्सराज। और कन्नौज पर अंतिम बार आक्रमण किसने किया, तो क्या आंसर आएगा, मिहिर भोज। और ध्यान दो भाई अंतिम बार आक्रमण मिहिर भोज ने किया, बोलो भाई इसकी जानकारी किसने दी, बोलो
अरबी यात्री सुलेमान ने दी। अरे बोलो भाई, इसकी जानकारी किसने दी? अरबी यात्री सुलेमान ने दी। समझ गए ना भाई? हाँ, तो ध्यान दो भाई, इसकी जानकारी अरबी यात्री सुलेमान ने दी कि भाई अंतिम आक्रमण मीर भोज ने किया। या प्रत्यारों की जानकारी सुलेमान ने दी है। समझ गए ना भाई? सुलेमान किससे जुड़ गया? प्रत्यार जुड़ गया। ये चीज अच्छी तरह याद रखना आप लोग। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, इसके अलावा और ध्यान दो भाई। देखिए, इस मीर भोज ने, किसने बोलो? अरे मीर भोज ने आदि वराह और प्रभास पाटन की उपाधियां धारण की। अरे आदि वराह और प्रभास पाटन की उपाधियां किसने धारण की थी? या आदि वराह या प्रभास पाटन के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप लोग आंसर क्या देख के आओगे? मीर भोज को जाना जाता है भाई। किसको जाना जाता है भाई? मीर भोज को आदि वराह और प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो आगे क्या होता है भाई। देखिए, प्रत्यारों की जानकारी, किसकी जानकारी भाई? प्रत्यारों की जानकारी। चलो ये नहीं दिखा आप लोगों को, बाद दिखाऊंगा। देखो एक बार अच्छी तरह बोलो भाई। अब बिल्कुल आंसर दो आप लोग। एक एक चीज याद हो जानी चाहिए। एक एक क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना भाई। प्रत्येक जो शब्द लिखा आ रहा है उसमें कोई सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दो भाई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? हरिश्चंद्र ने की। अच्छा, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल पाल ने की। बोलो भाई, किसने की? गोपाल पाल ने की। फिर देखो, राष्ट्रकूट, इधर महाराष्ट्र की तरफ से राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। तो ध्यान दो भाई, प्रत्यार वंश की स्थापना तो हरिश्चंद्र ने की। हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर को बढ़ाई, तो प्रत्यार की प्रारंभिक राजधानी मंडोर जोधपुर हो गई भाई। आप लोग लिख लेना, एक एक पॉइंट लिख लेना। प्रत्यार साम्राज्य की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने की। और नागभट्ट प्रथम ने ही अरबी आक्रमणकारियों का विनाश सफलता मुकाबला किया। अरबी का आक्रमणकारियों का सफलता मुकाबला किसने किया? बोलो भाई, नागभट्ट प्रथम ने किया। और नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाई भाई? भीनमाल को बनाई। भीनमाल कहाँ है? जालोर। तो प्रत्यार की दूसरी राजधानी क्या थी? भीनमाल थी। प्रत्यार की दूसरी राजधानी क्या थी? बोलो, भीनमाल। भीनमाल कहाँ है? जालोर में है भाई। अब देखो, कन्नौज पर सबसे पहले आक्रमण कौन से प्रत्यार नरेश ने किया? आप लोग का क्या आंसर दोगे? वत्सराज ने किया। किसने किया? अब सुनो, देखो, वत्सराज कौन से वंश का है? प्रत्यारों का है। तो देखो भाई, प्रत्यारों ने किसके ऊपर आक्रमण किया? बोलो, पालों के ऊपर आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया? पालों के ऊपर। अब ध्यान दो भाई, पालों के ऊपर आक्रमण किया तो किसको पसंद नहीं आया? राष्ट्रकूटों को पसंद नहीं आया। तो राष्ट्रकूटों ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? प्रत्यारों के ऊपर आक्रमण कर दिया। प्रत्यारों ने किसके ऊपर किया? पालों के ऊपर किया। तो बताओ, इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच चला? तो आप लोग आंसर देना भाई। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य चला। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच चला? दोबारा बताओ। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य चला। फिर बताइए, त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले समझौता किसने किया? आप लोग आंसर देना। पालों ने किया। ओ सॉरी, प्रतिहारों ने किया। समझौता सबसे पहले किसने किया भाई? प्रतिहारों ने किया। अब सुनो, तो कन्नौज पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? वत्सराज ने किया। तो ये कन्नौज पर अंतिम बार आक्रमण किसने किया? बोलो, मीर भोज ने किया। अरे किसने किया? मीर भोज ने किया। इसकी जानकारी किसने दी? अरबी यात्री सुलेमान ने दी। और मीर भोज ने आदि वराह और प्रभास पाटन की भी उपाधियां धारण की थी भाई। ठीक है भाई। अब एक बार दोबारा समझो एक बार। बताइए भाई, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने की। किसने की भाई? हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी किसको बनाई? मंडोर को। मंडोर कहाँ? जोधपुर में। प्रतिहार की प्रारंभिक राजधानी क्या हो गई भाई? मंडोर। प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना किसने की? बोलो, नागभट्ट प्रथम ने की।
और देखिए भाई अरबी आक्रमणकारी का सफलता मुकाबला किसने किया? नागभट्ट पत्थर ने किया। और नागभट्ट पत्थर ने भी राजधानी के श्रोणाय भीनमाल, भीनमाल कहा? जालोर में भीनमाल, ये दूसरी राजधानी हो गई इनकी। और देखिए भाई कन्नौज पर सबसे पहले आक्रमण प्रतिहार ने किया, सॉरी वत्सराज ने किया। अंतिम बार आक्रमण मीर भोज ने किया। इनकी जानकारी गात्री सुलेमान ने दी। और देखिए भाई इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच चला? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों के बीच चला। अच्छा बोलो। देखिए भाई राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंतीद्रुव। और देखिए भाई इधर देखो भाई कौन है भाई? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल। और आदि बराबर प्रभास पाटन के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ भाई, आप किसको जाना जाता है भाई? मीर भोज को जाना जाता है। अब देखिए भाई ध्यान दो, जालोर में एक जगह है भाई भीनमाल। बोलो भाई कौन सी जगह है? भीनमाल। ये भीनमाल कहाँ भाई? बोलो एक बार। ये जालोर में है। तो ध्यान दो भाई, पहले तो देखो भाई आप लोग ये समझो कि प्रतिहार नरेश वत्सराज, कौन भाई? वत्सराज ने, ध्यान दो भाई, ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में 24वें जैन तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? वत्सराज ने। और जोधपुर में ध्यान दो भाई एक सूर्य मंदिर और है, वो भी किसने बनवाया? प्रतिहारों ने ही बनवाया। और ध्यान दो भाई एक बार दोबारा ध्यान दो, यहाँ देखो भाई, एक तो कौन सी माता का मंदिर? सचिया माता। का मंदिर, सचिया माता का मंदिर कहाँ है भाई? ओसिया में। ओसिया कहाँ है बोलो? जोधपुर में। और सूर्य मंदिर ये भी कहाँ है भाई? जोधपुर में। ये किसने बनवाई? प्रतिहार ने बनवाई। एक बार आप दोबारा समझो, ध्यान दो। 24वें जैन तीर्थकर, 24वें जैन तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी को समर्पित ओसिया में जैन मंदिर किसने बनवाया? सीधा आंसर क्या देके आओगे बोलो? वत्सराज ने बनवाया। किसने बनवाया? वत्सराज ने। और अगर वत्सराज ऑप्शन में नहीं आया तो क्या देना है? प्रतिहारों ने बनवाया। किसने बनवाया? प्रतिहारों ने। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि ओसिया में सचिया माता का मंदिर और सूर्य मंदिर भी किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। या किसने बनवाए? प्रतिहारों ने ही बनवाए भाई। ठीक है। और आइए आपसे से पूछ लिया जाए कि भाई किसने बनवाए, तो फिर आंसर किसका दे देना? वत्सराज का दे देना भाई। किसका दे देना? वत्सराज का। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई भीनमाल जालोर, कौन जगह बोलो? भीनमाल जालोर। अरे भीनमाल जालोर जो जगह है महाकवि माघ, माघ और महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त की क्या है भाई? ये जन्म स्थली है। हाँ, तो महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त की जन्म स्थली कौन जगह है भाई? भीनमाल। भीनमाल कहाँ है बोलो? जालोर में है। हाँ, अब इसके बाद में देखिए भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई। चीनी यात्री हैनसांग राजस्थान में भी आया था। तो ध्यान दो भाई, चीनी यात्री हैनसांग राजस्थान में कहां पर आया? तो आप लोग आंसर क्या दे के आओगे? भीनमाल में आया। अरे चीनी यात्री हैनसांग भारत में किस आया था? भारत में किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में। अब आपसे पूछा जाए कि चीनी यात्री हैनसांग राजस्थान में कहां पर आया, तो क्या आंसर दोगे? फिर भीनमाल में आया। भीनमाल कहाँ है? जालोर में है। तो दोबारा देखो भाई, सच्चा माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। सूर्य मंदिर भी कहाँ है भाई? जोधपुर में है। ये सब किसने बनवाया? प्रतिहार ने बनवाया। नाम पूछे तो वत्सराज है ना। अच्छा, भीनमाल जगह महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त की क्या भाई? जन्म स्थली है। ठीक है भाई, आगे देखो। तो देखिए भाई सच्चा माता का मंदिर कहाँ है बोलो? ओसिया जोधपुर में है। सच्चा माता आपको पता है ओस वालों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है भाई? ओस वालों की कुल देवी सच्चा माता का माता।
और भीममाल कहाँ बोलो, जालोर में। ये भीममाल जगह महाकवि महागौर ब्रह्मगुप्त की क्या है, जन्म स्थली है भाई। क्या है बोलो, जन्म स्थली है। ठीक है भाई। अच्छा चलो भाई, ये थे देखिए अपने क्या भाई, प्रत्यार। क्या थे बोलो भाई, ये प्रत्यार। अब इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो भाई, देखिए मैंने आपको फर्स्ट दिन जो क्लास ली थी भाई, राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ाया था आपको, राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया था भाई। अब देखिए भाई, उस राजस्थान के एकीकरण में जो परफॉर्मा था वो वहां पर पहली क्लास में देख लेना आप लोग। अब देखिए भाई, ध्यान दो, उसके बारे में कुछ मैंने बताया था कि भाई कुछ पॉइंट और बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस दिन तो अपन ने परफॉर्मा ही देखा था, ठीक है ना भाई। हाँ तो ध्यान दो, देखो कुछ पॉइंट आप लोग में जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना आप लोग, फिर कल अपन 1857 क्रांति पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, पहला पॉइंट देखिए भाई, आपको ये लिखना है कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था भाई, टीकाराम पालीवाल था। ठीक है ना भाई। हाँ, जो हीरालाल शास्त्री था वो तो शुरू में बना था, वो तो मनोनीत था। टीकाराम पालीवाल था राजस्थान का निर्वाचित मुख्यमंत्री, क्योंकि राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। और 1952 में जब चुनाव हुए तो ध्यान दो भाई, जो विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होकर आए, फिर उन्होंने अपना विधानसभा में बहुमत दल का नेता किसको चुना, टीकाराम पालीवाल को चुना। ठीक है भाई। तो पहले विधानसभा कार्यकाल क्या 1952 से 57 का हुआ, पहले लोकसभा का भी यही 1952 से 57। ठीक है भाई। अच्छा फिर देखिए भाई, ध्यान दो, मैंने आपको दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। देखिए भाई, राजस्थान का एकीकरण जिन लड़कों ने नहीं पढ़ा तो वो आप पहली क्लास जो मेरी फर्स्ट क्लास है उसको पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद में जो पॉइंट बता रहा हूँ वो पढ़ना, आपको नहीं कोई मतलब नहीं है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया, वृहत राजस्थान में। पहले चरण को चौथे चरण में मिलाया गया था जब 5वां बना था, 26 जनवरी 1950 को मिलाया गया था। हाँ सॉरी 15 मई 1949 को। ठीक है ना भाई। कब मनाया गया था, सॉरी कब मिलाया गया था, 15 मई 1949 को। क्लियर भाई। अच्छा फिर देखिए भाई, ध्यान दो, इस शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। और शंकर देव राय समिति में कुल कितने सदस्य थे, 3। शंकर देव राय, एक प्रभु दयाल और एक R.K. सिद्धावा। अच्छा फिर देखिए भाई, बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने अरे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं भाई, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा था बोलो, बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ठीक है भाई। अच्छा दूसरी बात देखो भाई, मत्स्य संघ का विरोध किसने किया था, भरतपुर के शासक मान सिंह देशराज ने किया था। किसने किया था भाई, मान सिंह देशराज ने किया था। ठीक है। अच्छा फिर देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, हनुत सिंह। कौन था बोलो, हनुत सिंह। ठीक है ना भाई। तो ध्यान दो, ये बांसवाड़ा महाराजा, ये जोधपुर के हनुत सिंह, ये एक तरह जैसलमेर के लिए पाकिस्तान की तरफ मिलना चाहते थे। ठीक है ना भाई। हाँ, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था, शार्दुल सिंह था। और आपको पता है, मैंने बताया था शार्दुल सिंह देशी रियासतों में भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक माने जाते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा फिर देखिए, अरे जयपुर को राजधानी कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो आप आंसर देना कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। ठीक है ना भाई। कौन समिति की सिफारिश पर बोलो, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए, ये जो ठिकाना है भाई, ये ठिकानों में ध्यान दो भाई। सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ था, सबसे छोटा कौन सा था भाई, लावा। कौन सा था बोलो भाई, लावा था। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई, आपको पता लग गया कि वृहत
उसमें से देखा किसी को पता हो तो आंसर दो। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था भाई? हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री बृहत राजस्थान का क्या था भाई? प्रधानमंत्री था। और राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे भाई राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है ना भाई? हाँ चलो तो अब बाकी कब पढ़ेंगे भाई अपन? कल पढ़ेंगे भाई। कब पढ़ेंगे? कल।